सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा मध्यकालीन भारत है, जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री है, उसका हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आप मानो या फर्स्ट टॉपिक मानो या फर्स्ट लेसन मानो, जो भी आप मानो, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। और इसके बारे में हम लोग जो भी देखो, यहाँ पे क्या है कि भाई जितना आपने देखो अभी तक की जितने मैंने आपको पिछले वीडियोज़ बताएं, आपने उस वीडियो के हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यहाँ पे ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपके कितने काम आने वाले हैं। ठीक है, और जो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं वो आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे क्रिएट है, आप जाकर के देख सकते हो, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे जो आपके यूज़ में। अब जो आपके यूज़ में नहीं है वो आप चाहो, अगर जो आपको ज़्यादा जानने की इच्छा हो रही है कि मुझे ये चैप्टर ज़्यादा जानना है, या मुझे अरबों के बारे में ज़्यादा जानना है, या मुझे तुर्कों के बारे में ज़्यादा जानना है, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, आप जा करके बुक का सहारा ले लो जाके, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है। मैंने आपको हमेशा बोला है बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा जानना है तो आप बुक पढ़ लो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जो आपको हिसाब से जानना है, जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम से रेलेवेंट हैं, जो आपको एग्ज़ाम में आती हैं, उससे रिलेटेड अगर जो आपको क्वेश्चंस जानने हैं, यहाँ पे आपको उससे बारे में पढ़ना है, तो आप यहाँ पे आज वीडियो में आप जान जाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं भारत पर अरबों और तुर्कों के आक्रमणों को। ठीक है, तो स्टडी एस यूट्यूब चैनल आपके लिए यहाँ पे ये सीरीज़ ला रहा है और मैं हूँ आदित्य कुमार मिश्रा, जो इस चैनल पर आपको पढ़ा रहा हूँ मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारत पर अरबों व तुर्कों का आक्रमण। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहे हो, उसका प्लस कोर्स यहाँ पे ले रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टडी IAS के कोड को आप जरूर यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे अगर जो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए प्लस पे, तो आप इसको जो है ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, स्टडी IAS आप ज़रूर ध्यान रखना, स्टडी IAS। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर जो आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर जो जानकारी चाहिए, कोई भी अगर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, स्टडी IAS ऑफिशियल, और जो है आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और अगर जो आपको कोई भी अन्य प्रॉब्लम्स आती हैं, अन्य कोई दिक्कत आ रही हैं, तो आप सिंपल सी बात है कि आप हमारी टीम को मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, भारत पर अरबों व तुर्कों के आक्रमणों के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मैंने आपको संगम काल के बारे में बताया था, थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ मैंने इसलिए आपको बता रखी है क्योंकि इसके पहले आपको संगम काल और जो अन्य वीडियोस मैंने आपके लिए बना रखे हैं, चोल, चेर, पांड्य, चौहान, ठीक है, और ये यहाँ पे जो भी अदर राजपूत काल वगैरह जो भी चीज़ें हुई थी, ठीक है, तो बुंदेलखंड के गहरवाल वगैरह, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस काल में यहाँ पे ये लोग आए, जिस काल में जिन लोगों के साथ युद्ध हुआ, तो इसके बारे में तो जानना हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी संगम काल के बारे में, तो आप इस चीज़ को जान लो। ठीक है, फिर अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अरबों एवं तुर्कों के आक्रमणों के बारे में। देखो, लगभग 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत 6 वर्षों के अंदर ही उनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन व ईरान को जीत लिया। इस समय खलीफा मतलब वहाँ के जो राज अधिकारी हुआ करते थे उनको कहते थे खलीफा। साम्राज्य फ्रांस के लायर नामक स्थान से लेकर अक्सास एवं काबुल नदी तक फैल गया था। जो इनका यहाँ पे जब हजरत मोहम्मद साहब को आप पहचान रहे हो, जान रहे हो कौन हजरत मोहम्मद साहब, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं समझ जाऊँगा कि आपने जो है थोड़ा बहुत मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, या आपने जो भी धर्म है उनके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस समय यहाँ पे क्या हुआ कि खलीफा जो साम्राज्य था वह कहाँ तक पहुँच गया, फ्रांस से ले करके जो यहाँ पे अक्सास एवं काबुल नदी तक जो था हिस्सा, वहाँ तक ये फैल गया। अपने इस विजय अभियान से प्रेरित अरबियों की ललचाई आंखें भारतीय सीमा पर भी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो यहाँ पे हमारा भारत था वह बहुत ही ज़्यादा विकसित था। उस टाइम पे जो है एक तरीके से बोले तो सोने की चिड़िया ही उसको बोला जाता था। ठीक है, तो सोने की चिड़िया थी, यहाँ से व्यापार के साधन ज़्यादा थे, यहाँ पे लोगों को जो है यहाँ पे उकसाने के लिए अन्य साधन भी अपनाए जा सकते थे। ठीक है, और धन की यहाँ पे आपूर्ति हुआ करती थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो अरेबियाई थे
उनकी यहाँ पे किस पे आंखें पड़ी? भारतीय सीमा पर पड़ी। उन्होंने जल एवं थल दोनों मार्गों का उपयोग करते हुए भारत पर अनेक धावे बोले, पर 1712 ईस्वी तक उन्हें कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ के राजा कोई लल्लू चप्पू तो थे नहीं कि आप यहाँ पे आक्रमण कर रहे हो तो यहाँ पे वह डर जाएंगे या आपसे जो है लड़ नहीं पाएंगे। भाई जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, अन्य राजाओं के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया कि वह कहाँ तक फैले थे, कितना अपना साम्राज्य यहाँ पे इन्होंने विस्तृत किया। ठीक है, इन सारे वीडियोस के लेक्चर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जा करके देख लो जाके। तो होता क्या है कि 712 ईस्वी तक उन्हें यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन मध्यकालीन भारत में यही वह समय था जब भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई कहाँ से? 712 ईस्वी के बाद से। और फिर यहाँ पे अपनी सफलताओं के जोश से भरे हुए अरबों ने जब सिंध पर आक्रमण करना शुरू किया, सिंध पर अरबों के आक्रमण के पीछे छिपे कारणों के विषय में विद्वानों का मानना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई अब आप आक्रमण कर रहे हो, सिंध पर आक्रमण कर रहे हो, चाहे आप भारत पे आक्रमण कर रहे हो, तो आपका कोई ना कोई यहाँ पे कार्य है या आपका कोई ना कोई ऐसा यहाँ पे उपयोग है या उपभोग आप उसको करना चाह रहे हो। यानी कि आप आक्रमण किसी चीज़ पे करते हो या आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो आपका प्रयोजन है, उसके लिए आपको पाना आवश्यक है। किस कारणवश? यानी कि आपका कोई ना कोई तो कारण है, तभी तो आप उस चीज़ को पाना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्वान थे उन्होंने अपने मतानुसार यहाँ पे कारणों का पता लगाया कि भाई यहाँ पे उन्होंने गेस किया कि ये कारण हो सकते थे। पहला कि जो यहाँ पे इराक का जो शासक था अल हज्जाज, वह भारत की संपन्नता के कारण उसे जीतकर संपन्न बनाना चाहता था। दूसरे कारण के रूप में माना जाता है कि अरबों के कुछ जहाज जिन्हें सिंध के केवल जो देवल बंदरगाह पर कुछ समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, उसके बदले में खलीफा ने सिंध के राजा दाहिर से जुर्माने की मांग की। तो होता क्या है कि भाई यहाँ पे अरबों के जो यहाँ पे जहाज आते थे, क्योंकि व्यापार मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे हो रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो सिंध के लोग थे वहाँ पर एक देवल बंदरगाह था, तो वहाँ पे कुछ समुद्री लुटेरों ने उनके जहाज़ों को लूट लिया। उसके बदले में जो वहाँ के खलीफा थे उन्होंने जो सिंध के राजा हुआ करते थे दाहिर, इनके बारे में आई थिंक आपने पहली बार सुना होगा। ये हमारे भारतीय इतिहास की कमी रही है। इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा कि इतिहास की क्या कमी है क्या नहीं कमी है, लेकिन कुछ ऐसे राजा हैं जिनको शो करना चाहिए उनको नहीं शो किया गया, और जिनको नहीं शो करना चाहिए आप उनके बारे में बता रहा हूँ। मैं इसके ऊपर आपके ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूँगा, बट अगर जो आपने राजा दाहिर का नाम नहीं सुना है ना कभी भी, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ गौर कीजिएगा। यानी कि आप इतिहास से थोड़ा सा चूके रह रहे हो। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वह तो है, लेकिन जो नहीं पढ़ाया जा रहा है वह ज़रूर आप पढ़ो, क्योंकि उसके बारे में आपका जानना यहाँ पे धर्म है, आपका कर्म है। राजा दाहिर के बारे में आप जानो, क्योंकि एक ऐसा राजा जिसने अरबों को या सिंध पर आक्रमण करने से रोका, विदेशी शासकों को यहाँ पे अपने भारत में घुसने से रोका, अपने प्राण जीवन पूरा यापन कर दिया, भारत को अरबों से या किसी अन्य विदेशी शासकों के अधीन आने से उसको रोका। इसलिए यहाँ पे आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। प्लीज़ आप दाहिर के बारे में आप जरूर यहाँ पे पढ़ना। से जुर्माने की मांग की थी, किंतु दाहिर ने यहाँ पे क्या किया कि भाई कहा कि नहीं मैं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उन डाकुओं पर उनका कोई नियंत्रण था ही नहीं। जब वह उन डाकुओं को नियंत्रित कर ही नहीं रहे थे तो आप उनका जुर्माना भरने लगोगे? ठीक है, इस जवाब से खलीफा ने क्रुद्ध होकर सिंध पर आक्रमण करने की यहाँ पे धमकी दे दी और उसका जो है यहाँ पे निश्चय कर लिया। ठीक है, तो होता क्या है कि लगभग 1712 में हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध का अभियान सफल नेतृत्व किया। यहाँ पे जो सबसे पहला, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सबसे पहले यहाँ पे आक्रमण किया था वह था कासिम। ठीक है, तो कासिम ने सबसे पहले यहाँ पे आक्रमण किया और उसकी उम्र देखो आप सिर्फ 17 वर्ष थी। 17 वर्ष समझ रहे हो ना? 17 वर्ष, कितनी छोटी सी उम्र में उसने यह चीज़ यहाँ पे ठानी। उसने देवल, नैरून, सिविस्तान जैसे कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों को अपने अधिकार में कर लिया। यहाँ पे जहाँ से उसकी जो है देवल बंदरगाह से यहाँ पे उज्जत एक तरीके से डाउन हुई थी। देवल, नैरून, सिविस्तान जैसे कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों को अपने अधिकार में कर लिया, जहाँ से उसके हाथ ढेर सारा लूटा गया माल आया। इस जीत के बाद कासिम ने सिंध
बहमनाबाद, आलौद आदि स्थानों को जीतते हुए मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पे जब वह सिंध को जीतते हुए यहाँ पे आक्रमण करते हुए जब आगे बढ़ रहा था तो वह उसके बाद यहाँ पे पहुंचा जाके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और उसके आक्रमण के बारे में। इसने यहाँ पे कब आक्रमण किया? 711 से 715 ईस्वी के मध्य में। देखो, फारस यानी कि ईरान पर कब्जा करने के बाद इस्लाम का सीधा टकराव सिंध से हुआ। जब यहाँ पे इन्होंने जो है ईरान पर यहाँ पे जब इन्होंने अपना कब्जा स्थापित कर लिया, यहाँ पे जब वहाँ पे वह लोग जीत गए तो इनका ध्यान किसकी ओर बटा था? सिंध की ओर। सन 638 ईस्वी में से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 इस्लामी खलीफाओं ने कम से कम 15 बार सिंध पर आक्रमण किया था, कम से कम 15 बार, और 14 बार पराजित होकर भाग गए। 15वें आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था मोहम्मद बिन कासिम, जो उस समय केवल 17 साल का था। वह 10,000 घुड़सवारों की सेना के साथ आया था। यह आक्रमण जल और थल दोनों रास्तों से किया गया था। पहले उसने देवाल का बंदरगाह था उस पर कब्जा कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल की जो कराची का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान कराची, ठीक है, तो जो उसका क्षेत्र है वह बोला जाता है देवाल का बंदरगाह। यही वह क्षण था जिसके बारे में मोहम्मद अली जिन्ना के कथन का संबंध देकर पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप समझ जाओ। ठीक है, जिस दिन पहले मुसलमान का पैर सिंध में पड़ा था उसी दिन पाकिस्तान की नींव दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की यहाँ पे जब नींव यानी कि जहाँ पे उसका पैर पड़ा तो उसी दिन से यहाँ पे पाकिस्तान जो है एक तरीके से डेवलप हो गया था। लेकिन वह डेवलप कब हुआ जाके? ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे डेवलप हुआ जाके। ठीक है, अरब सेना के देवाल पहुंचने का समाचार जो है वो राजा दाहिर को मिला। उनका पुत्र जो था जैसा अपनी सेना के साथ तैयार होकर देवाल आ गया, लेकिन ज्ञान बुद्ध के विश्वासघात के कारण, जो उनका एक सेनापति कह लो या उनका एक सैनिक कह लो, ज्ञान बुद्ध के विश्वासघात के कारण यहाँ पे सिंध के सैनिक हार गए और देवाल पर अरबों का कब्जा हो गया। देवाल के पतन का समाचार यहाँ पे आलौर में जो है राजा दाहिर को मिला, तो वह अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए आ गए। 20 जून सन 712 ईस्वी के दिन रावर नामक स्थान पर राजा दाहिर की सेना ने कासिम की सेना का मुकाबला किया। उन्होंने बहुत वीरता दिखाई, लेकिन आंख में तीर लग जाने के कारण वे हाथी से गिर गए और गिरते ही अरब सैनिकों ने तीरों और भालों से उनके शरीर को छलनी कर दिया। अपने राजा को मृत देखकर सिंध सेना का मनोबल टूट गया और वे हार गए। यही कारण रहा जो यहाँ पे दाहिर हार गए, यानी कि उनकी आंखों में तीर लगा। और यहाँ पे एक तरीके से हम लोगों के टाइम पे चलता आ रहा है कि जब अगर जो आप निहत्ते हो तो आप युद्ध नहीं कर सकते हो। आप किसी, मान लीजिए आपके जो सामने का शत्रु है, अगर जो वो निहत्था है तो आप उससे, ये यहाँ तक कि शास्त्र बोलते हैं कि अगर जो वो निहत्था है तो आप उनसे युद्ध मत करो। बट यहाँ पे उनके लिए ना कोई शास्त्र मान्य था, उनके लिए ना कोई गीता का उपदेश मान्य था, ना उनके लिए किसी अन्य वेदों पुराणों या ग्रंथों का यहाँ पे उनका मान्य था। उनका जो एक तरीके से जो मेन उद्देश्य था, जो उनका मेन पर्पस था, वह पर्पस ये क्या था कि कैसे भी करके भारत को अपने कब्जे में लेना, वहाँ पर अपना व्यापार करना, वहाँ के लोगों के साथ वहाँ पे जो भी चीज़ें डेवलप करना, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इन सारी बातों को देखते हुए यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे आक्रमण किया। आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम यहाँ पे आक्रमण किया। अब यहाँ पे भारत पर जो यहाँ पे अरबों और तुर्कों के आक्रमणों के प्रभाव क्या हुए, जो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे हमारे जब यहाँ पे अरबों के आक्रमण हुए हैं, तुर्कों के आक्रमण हुए, तो उनसे हम लोगों का प्रभाव क्या पड़ा। यानी कि भारत की जो स्थिति तुर्कों से पहले या अरबों से पहले थी और जो भारत की स्थिति यहाँ पे जो अरबों और तुर्कों के बाद हुई, वह क्या थी, उनके बीच में डिफरेंस क्या था। जैसा कि आप आधुनिक भारत में जब जाओगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि अंग्रेजों से पहले का भारत और अंग्रेजों के बाद के भारत में क्या डिफरेंस आपके लिए है। तो ज़्यादातर यहाँ पे ये प्रश्न देना पड़ता है। तो यही से एक प्रश्न और मैं उठा रहा हूँ कि अरबों से पहले और अरबों के बाद यहाँ पे देश की स्थिति क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत पर शताब्दियों से अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे। जैसा कि मैंने देखो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने लेक्चर एक बनाया था कि यहाँ पे भारत पर आक्रमण जब यहाँ पे जो है यहाँ पे मेनांडर वगैरह ने और यहाँ पे दारा प्रथम ने, ठीक है, हुब्रों का यहाँ पे जब आक्रमण हुआ, यहाँ पे सिकंदर ने आक्रमण किया। तो इन सारी बातों को हम लोग जान चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, आप जा करके डायरेक्ट वहाँ पे विजिट करो, प्लेलिस्ट देखो जाके, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करो आके। विदेशी आक्रमणकारक जैसा कि मैंने आपको बताया, शक हो गए, हूण हो गए, कुषाण हो गए, पार्थियन हो गए, इनके बारे में सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर रखा है, आप जा करके देखो जाके। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु प्राचीन काल में आक्रमणकारियों और पूर्व मध्यकालीन आक्रमणकारियों में यह मतभेद था कि प्राचीन काल के आक्रमणकारी भारतीय समाज में समाहित कर लिए गए, परंतु तुर्क आक्रमणकारियों ने अपने प्रभाव को बनाए रखा। देखो भाई, जो शक यहाँ पे आक्रमण करने आए वह तो भारत के साथ जुड़ गया के ना, जो हूण यहाँ पे आए वह तो भारत के साथ जुड़ गया के ना, जो कुषाण आए वो भारत के साथ जुड़ गया के ना, लेकिन जो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आया वह जुड़ा नहीं। उसने भारत के प्रभाव पे अपना जमाव किया, भारत पर अपना प्रभाव दिखाया, भारतीय समाज को यहाँ पे उसने बदल कर रख दिया। ठीक है, तुर्कों ने अपने प्रभाव से धर्म ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तनों को जन्म दिया। इस रूप में यह आक्रमण पहले के आक्रमणों से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। भाई आप सोचो, जो यहाँ पे पहले के आक्रमण थे उनमें क्या डिफरेंस था कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम किसी धर्म से अगर जो बिलोंग करते हैं तो उस धर्म की और भारत के लोगों को ढकेले। ठीक है भाई, कुषाण कहाँ से आया था? चीन से। उसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। मैनांडर कौन सा धर्म अपना रहा है? बौद्ध धर्म अपना रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भारत की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो प्रभाव थे उनको बदलने की इच्छा उसने कभी नहीं व्यक्त की। उसने सिर्फ राज किया। उसने यहाँ तक कि लोगों को प्रभाव भी नहीं पहुंचाया। उसने कभी नहीं सोचा कि भाई ये लोग हमारे अधीन हो जाएं। अधीन हो जाएं एक चीज थी, लेकिन अधीन का मतलब यह नहीं कि हम उस पर अत्याचार करें या उस पर जो भी चीजें थी। लेकिन यहाँ पे अरबों एवं जो तुर्कों का आक्रमण हुआ वह यहाँ पे इन सारी चीजों को मतभेद कर रहा था। ठीक है, तो इन तथ्यों को आप याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे दो भागों में मैंने आपके लिए डिवाइड कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तत्कालीन प्रभाव थे और जो दूरगामी प्रभाव थे, मतलब कि उनकी जो तात्कालिक स्थिति क्या थी कि वह उस टाइम पे जो है तत्कालीन स्थिति को कैसे सोच रहे थे और यहाँ पे जो एक दूरगामी स्थिति थी उसको कैसे वो लोग देख रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं तत्कालीन प्रभाव के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। देखो तत्कालीन प्रभाव, इन प्रभावों से हमारा अभिप्राय ये है कि जो मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी तथा गौरी के जो आक्रमणों के उस समय भारत पर क्या प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए इन हमलों में व्यापक जनधन की हानि हुई, कला और साहित्य का आघात पहुंचा। संक्षेप में अरब और तुर्कों के आक्रमणों को निम्नलिखित तत्कालीन प्रभाव पड़े। देखो यहाँ पे मैंने आपको गजनवी और गौरी के बारे में एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे जो है अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आप जाकर के उसको भी देखना। जो गौरी और यहाँ पे मोहम्मद गजनवी वगैरह, ठीक है, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो भी यहाँ पे आक्रमण हुए, तराइन के द्वितीय और प्रथम, ठीक है, तो इन युद्धों के बारे में मैंने आपको वहाँ पे बताया है। वो आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा, उसको भी आप देखिएगा। उसके बाद हम लोग एक तरीके से मध्यकालीन भारत के बारे में और विस्तृत पूर्वक जानेंगे। ठीक है, देखो जो यहाँ पे पहला कारण हमारे पास आ रहा है वह आ रहा है कि इस्लाम का प्रसार। अरबों व तुर्कों में नया धार्मिक जोश था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को यहाँ पे फैलाने की शपथ एक तरीके से ले ली। इसी के कारण यहाँ पे जो है इस्लाम धर्म पर जो है भारत का आक्रमण किया। उत्तरी भारत पर अधिकार करने के बाद उन्होंने इस्लाम को बड़ी तेजी से प्रसार करना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया था। आक्रमणकारियों ने अनेक लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनवाया। उन्होंने जो है मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़कर हिंदुओं के भ्रम को दूर कर दिया। इसके प्रभाव में आकर भी अनेक हिंदुओं ने इस्लाम धर्म में दीक्षा ली। इसके जो है अतिरिक्त अनेक लोगों ने अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए इस्लाम धर्म ग्रहण किया। आक्रमणकारियों के साथ उनके मौलवी भारत आए थे, उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार किया। कारण चाहे कुछ भी हो, भारत में दिन प्रतिदिन इस्लाम का प्रसार बढ़ता गया। देखो यहाँ पे होता क्या है कि भाई आप किसी धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हो तो आपका धर्म ये कभी नहीं कहता है कि आप जबरदस्ती आप किसी धर्म में किसी आदमी को प्रवेश करवाओ। ठीक है, हमारा संविधान भी यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि आप जो है, भारत एक धर्म निरपेक्ष है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष है,
भारत ये कभी नहीं कह रहा है कि आपको जो है अगर जो भारत में निवास करना है तो आपको ये धर्म ही फॉलो करना पड़ेगा, हिंदी धर्म ही फॉलो करना पड़ेगा, या हिंदू धर्म ही फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा उसने नहीं कह रखा है। लेकिन जब इस्लाम का प्रसार यहाँ पे ये लोग कर रहे थे, जब सारे जीते हुए प्रदेशों को ये विजिट करते आ रहे थे, तो इन्होंने भारत में ज़बरदस्ती अपने आक्रमण किए। ज़बरदस्ती आक्रमण करने के पश्चात यहाँ पे ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म अपना लोगों को कहा कि अपनाओ। जिन लोगों ने नहीं अपनाया उन पर अत्याचार किया। अब अत्याचार आप हो रहा है तो कोई देखो, मौत किसी को प्रिय नहीं है, कोई बंदा मरना नहीं चाह रहा है। उसने क्या सोचा उस टाइम के लोगों ने कि चलो ठीक है भाई, इस्लाम धर्म अपना लेते हैं, क्या चला जाएगा। इस्लाम धर्म अपना लिया, क्या चला गया वह हम लोग आज की स्थितियों को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस कारणवश यहाँ पे जो है एक यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रसार कारण ये हुआ, और अपने साथ यहाँ पे मौलवियों को भी लाए कि भाई आप यहाँ पे डायरेक्ट उनको शिक्षा जो भी चीज़ें देनी है वो आप यहाँ पे दो। ठीक है, अब अगर जो बात करें तो जन धन की हानि हुई जो एक हर युद्ध में होती है। गजनी में जो यहाँ पे गजनवी भारत पर 1000 से यहाँ पे 1025 ईस्वी में अनेक बार आक्रमण किए, जिनमें वह सभी में विजयी रहा। महमूद के इन आक्रमणों का उद्देश्य धन प्राप्त करना था। नगरकोट, कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ में वह अपार संपदा ले जाने में सफल रहा। इस लूट का वर्णन उत्बुई ने भी किया है। 3 गौरी के, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, 3 गौरी नहीं है, गौरी के आक्रमणों का सीधा लक्ष्य जो था वह धन प्राप्त करना नहीं था, यद्यपि उसके अभियानों में कत्ले आम जैसी घटनाएं देखने में मिलती है। देखो, जो यहाँ पे गजनवी आया उसका जो मेन उद्देश्य था वह क्या था कि भारत से जितना हम धन ले जा सकते हैं वह ले जाएं। उसने सोमनाथ पे आक्रमण किया, ठीक है, जितना सोना था वह अपार अपना धन लेकर चला गया। ठीक है, लेकिन जो गौरी ने जो आक्रमण किया उसका जो उद्देश्य था वह इस पे शासन करना था। उसका जो उद्देश्य को, अब शासन आप कर रहे हो तो धन तो आप ही का हो गया ना। ठीक है, फिर यहाँ पे उसने जो है कत्लेआम ऐसी घटनाएं की, अनेक लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। अनेक मंदिरों के स्थान पर जो है उसने मस्जिदों का निर्माण कर दिया, मतलब कि मंदिरों को तोड़ के उसने मस्जिदों का निर्माण करना स्टार्ट करवा दिया। नालंदा और विक्रमशिला के मठों को उसने आग लगवा दी। दोनों आक्रमणकारियों में जो है भारत के जनधन की हानि उठानी पड़ी। ठीक है, भारतीयों की कमजोरी का रहस्योद्घाटन। अरबों के द्वारा सिंध पर आक्रमण के पश्चात भारतीयों की आंतरिक जो कमजोरी की पोल थी वह खुल गई। उस समय देश जो है राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर और छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। यहाँ पे देखो, जो हर एक चीज आप देखते हो, हर एक चीज आप फॉलो कर रहे हो, तो यार एकता, ठीक है, हाँ देखो, वसुदेव कुटुंबकम का नारा हम लोग हमेशा देते हुए आए हैं। ठीक है, और एकता एक ऐसा शब्द है, अगर जो आप एक हो, देखो 5 उंगली आपको दी गई है, इन 5 उंगलियों से आप किसी का सामना नहीं कर सकते हो, बट अगर जो 5 उंगली आपकी जुड़ जाती हैं तो वो बन जाती है मुट्ठी, और जब मुट्ठी बनती है तो आप किसी का भी सामना कर सकते हो। और भारत में उस टाइम पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि यार कोई एक नहीं था। अब जब एक नहीं था तो एक इसलिए नहीं था, क्यों? क्योंकि भाई लोगों को अपना साम्राज्य विस्तार करना था। अगर जो एक होते, अगर जो सभी राजा एक साथ अपने भारत को बचाने के लिए जुटते, तो क्या आप समझ रहे हो कि वो भारत बचता नहीं? क्या आप ऐसा समझ रहे हो कि अपने भारत के जो राजा थे वह बेवकूफ़ थे, या वो जो है एक तरीके से शक्तिहीन कह सके, शक्तिहीन थे? ऐसा नहीं था ना। कितने राजा हुए, कितने महान महान राजा हुए, लेकिन जो एक प्रॉब्लम थी वह थी एकता नहीं जो थी। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे जो है अनेक विदेशी आक्रमणों को आसानी से शिकार हो गए। सिंध पर अरबों के आक्रमण ने भारत की इस कमजोरी का रहस्योद्घाटन कर दिया। और भारतीय समाज की दुर्बलता का प्रदर्शन, जो यहाँ पे भारतीय समाज की जो दुर्बलता थी उसका भी यहाँ पे प्रदर्शन। भाई अब जब मजाक उड़ी रहा है तो अच्छे से मजाक उड़ाओ। महमूद के आक्रमण ने जो है भारतीय समाज की दुर्बलता का पर्दाफाश कर दिया। भारत के जो है राजनीतिक संगठन इतना कमजोर हो चुका था कि यह महमूद के आक्रमणों का सामना करने में यहाँ पे अक्षम हुआ। देखो यार, जो भारत सिकंदर के आक्रमणों को रोक सकता था, क्या वह गजनवी के आक्रमणों को नहीं रोक सकता था? क्या वह महमूद गौरी या मोहम्मद गौरी के आक्रमणों को नहीं रोक सकता था? रोक सकता था, लेकिन जो एक दुर्बलता थी वह सामने प्रकट होके आ गई। ठीक है, भारतीय समाज की कमजोरी रही कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। सोमनाथ के मंदिर में उभरकर सामने आई सामंतवादी प्रणाली पर खड़ा समाज भारतीयों को आपस में जोड़ने में असफल रहा। देखो भाई, यहाँ पे
एक चीज जो आई कि जो यहाँ पे भारतीय समाज मान रहा था, वह क्या मान रहा था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। भाई भगवान कितनी बार जन्म लें, अब आप कुछ अपने आप भी करो ना, ठीक है। तो भगवान कितनी बार जन्म लें, जब आप इस चीज को देख रहे हो कि अब आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो कम से कम आप भी उन चीज को फॉलो करो। अगर जो हर चीज से आपको, हर विपत्ति से भगवान ही निकालता रहेगा, तो आप अपने आप पैरों पे कैसे खड़े हो सकोगे। आप सारी चीजें अगर जो भगवान, देखो एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, शायद आई थिंक दशरथ मांझी मूवी का है, कि लो देखो आप भगवान के इंतजार में बैठे हो, क्या पता भगवान आपके इंतजार में बैठा हो। कितना अच्छा डायलॉग है, मैं इस चीज को हमेशा फॉलो कर रहा हूं कि आप भगवान के भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आई, भारतीयों की राजनीति दुर्बलता यहाँ पे प्रकट हुई। वह क्या हुई कि तुर्क आक्रमणों के समय भारत की जो राजनीतिक दुर्बलता स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई। महमूद ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किए, लेकिन एक भी आक्रमणों में जो है भारतीय ने उसका मिलकर सामना नहीं किया। गौरी के आक्रमणों के समय भी भारतीय शासकों में यही क्षेत्रीयवाद की भावना थी। परिणाम स्वरूप तुर्कों ने उनकी इस जो है आपसी फूट का लाभ उठाया और भारत पर विजयी कर डाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम जो आई, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है सामना करना पड़ा। भारतीयों की जो एक राजनीतिक दुर्बलता थी वह सामने प्रकट होकर आ गई। तो इन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे देखना पड़ा। अब और यहाँ पे तत्कालीन प्रभाव में क्या हुआ कि कमजोर युद्ध नीति। कमजोर युद्ध नीति क्या हुई कि तुर्क आक्रमण के समय भारतीयों की जो कमजोर युद्ध नीति का पर्दाफाश हो गया। यहाँ पे जो है उनकी कोई युद्ध नीति नहीं थी। भारतीय शासक सेना में अधिकांश हाथियों का प्रयोग करते थे, जबकि तुर्कों के पास अश्व सेना थी। देखो यहाँ पे आप जो प्रयोग कर रहे हो वो हाथियों का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन जो यहाँ पे तुर्क लोग हैं वह किसका प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं अश्व सेना का। अश्व हाथियों की तुलना में अधिक तेजी व फुर्ती के साथ मुड़ सकता है, लेकिन हाथी जो है वह इतनी तेजी से नहीं मुड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो संगठन कमजोर हो गया। तुर्कों के पास भारतीयों की तुलना में कम सेना थी, लेकिन वह नियोजित ढंग से बटी हुई थी। मोहम्मद गौरी ने तराइन युद्ध के दूसरे युद्ध में कम सेना होने पर भी युद्ध नीति का ठीक ढंग से संचालन करके वह अपनी सेना का नियोजित ढंग से बांट कर विजय प्राप्त की। देखो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी ने भारतीयों पर कितनी बार आक्रमण किया था, टोटल 17 बार आक्रमण किया था। अब जब 17 बार आक्रमण किया, उसको हर बार यहाँ पे जो है विजय प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जब उसने लास्ट में आक्रमण किया तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वह क्रिएट हुई जयचंद ने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जयचंद ने जो है वो यहाँ पे एक तरीके से घाटा कर लिया, वो किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। फिर अगर जो बात करें तो कला एवं साहित्य को यहाँ पे आघात पहुंचा। गजनी के आक्रमणों ने भारतीय मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने की विशेषता उभर कर सामने आई। थानेश्वर, नगरकोट, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ में इमारतों, धर्मस्थलों पर यहाँ पे उसने मंदिरों को तोड़ा। ये भव्य कला के नमूने और मूर्तियां सदा के लिए नष्ट हो गई। महमूद ने जो है केवल मंदिरों और मूर्तियों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि वह अनेक उच्च कोटि के कलाकारों और शिल्पकारों को अपने साथ गजनी भी, यानी कि जो उसका गजनी एक प्रदेश था, वहां ले गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मतलब कि जो कलाकार थे, शिल्पकार थे, उनको जो है यहाँ पे मौत के घाट भी उतार दिया। यानी कि जब अब यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं तो आप कैसे, किससे बनवा लोगे। जब आप मंदिर तोड़ रहे हो तो मंदिर बनाने के लिए आपको कोई मंदिर बनाने वाला भी चाहिए। जब मंदिर बनाने वाला नहीं है तो आप मंदिर किससे बनवाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो भारतीय स्थापत्य कला थी उसके ऊपर जो है यहाँ पे एक बुरा असर सामने देखने को आया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो बच रहा है तत्कालीन प्रभाव का, वह क्या है कि भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हो गई। तुर्क आक्रमणों से भारत में एक तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। यह तुर्क आक्रमण का सबसे व्यापक तत्कालीन प्रभाव था। गौरी ने जो है पंजाब पर अधिकार करके भारत के अंदरूनी भागों पर भी कब्जा कर लिया। जब यहाँ पे गौरी ने पंजाब पर अधिकार प्राप्त कर लिया तो वह धीरे धीरे जो है यहाँ पे भागों पे भी, अन्य भागों पे भी कब्जा करने लगा। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद तो उसने दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, मथुरा, गुजरात पर अधिकार कर लिया। जब यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो पंजाब पर अधिकार प्राप्त किया, लेकिन जब यहाँ पे द्वितीय जब आक्रमण उसने किया तो दिल्ली, कन्नौज, अजमेर और मथुरा पर भी यहाँ पे उसने अपना एक अधिकार प्राप्त कर लिया। उस समय जो है यहाँ पे इस सारी चीजों को विजित करते हुए उसने जो है गुलामों ने भारत के अनेक क्षेत्रों को विजित कर लिया। इस प्रकार 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के समय भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। तो 1206 ईस्वी में, इसके बाद हम लोग और सही चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई दूरगामी प्रभाव आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो
महमूद गजनवी और गौरी की सफलतापूर्वक अभियान में भारत में तुर्क शासन की स्थापना की। इस नए राजनीतिक तत्व के प्रवेश से मूलभूत ढांचे में बदलाव न होने के बावजूद भी तुर्कों के आक्रमण ने भारतीय समाज के जीवन के सभी क्षेत्रों को नए तत्वों को पैदा किया। क्यों? क्योंकि आप जो है कला और संस्कृति का जब आप यहाँ पे तोड़ देते हो, एक राजनीतिक स्थिति को आप तोड़ देते हो, यानी कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है देश है वो बहुत सी चीजों पे खड़ा होता है, उसके कई पैर हैं, एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला एवं सांस्कृतिक, इन सारे पैरों पे वो खड़ा हुआ है। आप किसी भी एक पैर को तोड़ोगे तो इन चारों या तीनों चीजों का जो है नाश होगा, सर्वनाश होगा। ठीक है, देखो भारत में शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना हो गई, जो दूरगामी प्रभाव का यहाँ पर प्रभाव पड़ा। पूर्व मध्यकाल में हर्ष की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। राजपूत शासक सामंतों पर निर्भर हो गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तुर्क शासन की स्थापना पर केंद्र पुनः शक्तिशाली होकर उभरा। अब सुल्तान सत्ता का सर्वेसर्वा बन गया। ठीक है, सुल्तान प्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्र राजा था। दिल्ली के सुल्तान की शक्ति पहले के भारतीय राजाओं से भिन्न और अधिक थी। इस प्रकार छोटे छोटे भारतीय राजाओं के स्थान पर यहाँ पे शक्तिशाली सल्तनत की स्थापना हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय राजा थे वह सामंतों पर निर्भर थे, लेकिन जो यहाँ पे सुल्तान था वह अपने ऊपर ही निर्भर था, वह अपनी शक्तियों पे ही निर्भर था, वह किसी की अन्य शक्तियों पर निर्भर नहीं होता था। सामंती प्रथा का पतन हो गया। जब आप सामंती प्रथा इससे कहां से स्टार्ट हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर्ष के पतन के बाद यहाँ पर सामंती प्रथा स्टार्ट हो गई। तुर्कों के आक्रमण के बाद राजपूत कालीन सामंती व्यवस्था का पतन हो गया। तुर्क शासकों ने मुख्य राजपूत सरदारों को उनके पद से हटा दिया। सामंतों को जब किसी क्षेत्र विशेष पर शासन करने का अधिकार नहीं रह गया तो सारा अधिकार सुल्तान के हाथ में केंद्रित हो गया। अपने इस काल में जो है राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण हुआ। यद्यपि सुल्तानों ने राजपूत सरदारों को पूरी तरह उन्मूलन नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने अधीन कर लिया। कर प्रणाली की शुरुआत इस्लामिक प्रथा के अनुसार हुई। गैर मुसलमानों को जजिया नामक कर लिया जाता था। ठीक है, जजिया कर के बारे में हम लोग आगे विस्तृत पूर्वक जानेंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि जजिया जो है यहाँ पे मुसलमानों द्वारा जो है आयोजित कर दिया गया था। ठीक है, और ये किससे लिया जा रहा था? ये गैर मुसलमानों के द्वारा ही इसको भरा जाता था। ठीक है, तो एक कर प्रणाली जो है यहाँ पे स्टार्ट की गई। नई स्थापत्य कला का उदय हो गया। भाई जब आप यहाँ पे हिंदू धर्म की जो भी स्थापत्य कला थी, जो भारतीय समाज की स्थापत्य कला थी, आपने उसको मिटा दिया, तो आप एक नए स्थापत्य कला का विकास करोगे। वो क्या हुई कि तुर्क आक्रमण के प्रभाव से भारतीय स्थापत्य कला में जो है तत्वों का समावेश हो गया। तुर्क अपने साथ इस कला के फारसी तत्व लेकर आए। फारसी कला के भारतीय कला में मिल जाने से एक नई कला का उदय हुआ। जब भारतीय कला और फारसी कला आपस में मिल रही है तो एक नई कला का उद्भव हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब दो चीजें यहाँ पे विकसित हो रही हैं। ठीक है, अढ़ाई के दिन जो यहाँ पे अढ़ाई के दिन का झोपड़ा है, ठीक है, तो नामक मस्जिद का निर्माण इसी कला से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अढ़ाई के दिल का झोपड़ा यहाँ पे लिख गया है, तो अढ़ाई का झोपड़ा यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं से देख के मैंने लिखा है, तो शायद अढ़ाई का दिल का झोपड़ा ही हो। ठीक है, मस्जिद का निर्माण इसी जो है पद्धति के आधार पर हुआ। इस नई स्थापत्य कला में चूना मिश्रित नए मसलों का प्रयोग जो है भवनों के निर्माण में हुआ। इस नई तकनीकी से इमारतों की दृढ़ता आई। भारतीय और जो यहाँ पे तुर्की या फारसी कला इसको बोल सकते हो, ठीक है, तो इनका जब यहाँ पे आपस में समावेश हुआ तो एक नई स्थापत्य कला का विकास हुआ, जो आज भी आप देखते हो। ठीक है, अन्य जगहों पे भी आप आज देख रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ पे जाति प्रथा पर प्रभाव पड़ा, जो एक हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया कि इस्लाम का यहाँ पे अधिक विस्तार हो गया। ठीक है, विशेष तौर पर इस्लामी समाज में एकता की भावना की गहरी छाप मौजूद थी। इसमें हिंदू समाज की भांति भेदभाव नहीं था। भारत में सल्तनत की स्थापना हो जाने पर भेदभाव और जातिवाद में कुछ हद तक गिरावट आई। अनेक लोगों ने जो है इस्लाम धर्म अपना लिया। हिंदुओं ने जाति प्रथा के नियम और कठोर कर दिए। जो यहाँ पे हिंदुओं ने जब यहाँ पे सही चीज़ देखी गई कि भाई अब आप इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हो, तो हिंदुओं ने अपनी जात प्रथा के नियम और कठोर कर दिए कि भाई अगर जो आप हिंदू में रहना तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। शिक्षा और भाषा का प्रभाव पड़ा। भाई शिक्षा आप कैसी दे रहे हो, भाषा आपकी कैसी है, तो इन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तुर्कों के आगमन से जो है यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में एक नई प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसे मदरसा प्रणाली कहते हैं। देखो मदरसा आज भी चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मदरसा की प्रणाली यहाँ पे तुर्क लोग ही लाए थे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यह शिक्षा प्रणाली भारतीय प्रणाली से भिन्न थी। यह शिक्षा मस्जिदों में दी जाती थी। इस्लाम में शिक्षक विद्यार्थी के घर जाकर भी शिक्षा प्रदान कर सकता था। तुर्कों के आगमन से भारत में फारसी भाषा का उदय हुआ। ठीक है, एक चीज आपको देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। खरोष्ठी लिपि जो थी वह किसके आक्रमण के समय यहाँ पे भारत में आई थी। ठीक है, अपने राजकार्यों में जो है इस भाषा का प्राथमिकता दी। सैनिक संधियों और विद्वानों ने इस भाषा को भारत के अनेक स्थानों पर पहुंचाया।
इस प्रकार देखते ही देखे भारतीय समाज का स्वरूप बदलने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चीज़ों को देखा। अब हम लोग एक बार यहाँ पे, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं, तो जल्दी से, ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत 6 वर्षों के अंदर ही यहाँ पे उत्तराधिकार ने पूरे सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन, यहाँ पे ईरान को जीत लिया। इस समय खलीफा साम्राज्य फ्रांस के लायर नामक स्थान से लेकर सास एवं काबुल नदी तक फैल गया था। ठीक है, 712 ईस्वी तक उन्होंने कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं प्राप्त की, लेकिन मध्यकालीन भारत में यही वह समय था जब भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ पे जो है 712 ईस्वी में हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 17 वर्ष की अवस्था में सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया, 17 वर्ष की उम्र में। ठीक है, यहाँ पे जो है उसने इन सारी चीजों को जीत लिया। ठीक है, इसका जो सामना हुआ वह किससे हुआ? राजा दाहिर से, और उसकी जो सेना हार गई 20 जून 1722 ईस्वी के दिन। यहाँ पे जो है राजा दाहिर की यहाँ पे सेना जो है उससे हार जाती है। किससे हार जाती है? कासिम से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे राजा को मत देखकर सिंधी सेना का जो है मनोबल भी टूट जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे दो प्रभाव हम लोगों के साथ पड़ते हैं, एक तो तत्कालीन प्रभाव, दूसरा दूरगामी प्रभाव। तत्कालीन प्रभाव में हम लोगों ने देखा कि इस्लाम का प्रसार हो रहा है, जनधन की हानि हो रही है, भारतीयों की कमजोरी का रहस्योद्घाटन हो रहा है, भारतीय समाज की दुर्बलता का प्रदर्शन हो रहा है, भारतीयों की राजनीतिक दुर्बलता का प्रदर्शन हो रहा है, कमजोर युद्ध नीति के प्रदर्शता हो रही है, कला एवं साहित्य की यहाँ पे आघात पहुंच रहा है। ठीक है, भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हो रही है। दूरगामी प्रभाव में हम लोगों ने जैसा कि देखा, भारत में शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना होने लगी, सामंती प्रथा का पतन हो गया, नई स्थापत्य कला का उदय हो गया। ठीक है, जात प्रथा पर प्रभाव पड़ने लगा और शिक्षा और भाषा का यहाँ पे प्रभाव पड़ गया। तो इन सारी बातों को आज हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर जो आपको और इन बातों को अगर जो आप नए सिरे से देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस चीज़ों को रिविलेंट करते हुए इस समय के समाज से और उस समय के समाज से आप जरूर जोड़ के देखो। ठीक है, और अगर जो आपको वीडियोस देखने हैं जो हमने आपको पिछले बताए हुए हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आप उन सारे तथ्यों को जान सकते हो जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। क्योंकि अगर जो आप उन तथ्यों को नहीं जानोगे, यहाँ पे आप शक, पहलव, कुषाण, इनके बारे में अगर जो नहीं जानोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो आप जाकर के इन वीडियोस को देख लो जाके। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर जो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो मैं आदित्य कुमार मिश्रा आज के लिए आपसे धन्यवाद चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में जल्द ही मिलते हैं आपसे।